हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो 3 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट है। 3 तारीख दूसरा महीना 2021 का हम प्रीवियस पेपर कराएंगे। इसके पीछे जो भी क्लास हुआ है उसको कंटिन्यू रखिएगा, काहे कि ये जो एनटीपीसी का हम पेपर लेके आ रहे हैं वो ओरिजिनल पेपर ही लेके आ रहे हैं जो हूबहू 2021 में पीटी एनटीपीसी में हुआ था। अगर आप भी इस तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा मतलब कि पैटर्न अगर पकड़ में आएगा तो आप प्रीवियस पहले लगा के देखिए। प्रीवियस से ही आपको पूरी तरह से तैयारी का जानकारी मिलेगा कि किस कैटेगरी से या किस से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस से ही अनुमान लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप मॉक टेस्ट जो लगाते हैं मार्केट से आता है और डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको सिलेबस का पकड़ नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि सिलेबस का भी वीडियो हम शाम तक अपलोड करेंगे कि इस वीडियो में आपको हम एनटीपीसी का भी प्रीवियस पेपर करा रहे हैं। इसी तरीक़ा से लोको पायलट का भी हम प्रीवियस पेपर ओरिजिनल 2018 का हम करवाएंगे और इसी तरीक़ा से आगे भी निरंतर ग्रुप डी का भी हम ओरिजिनल पेपर ही लेके आवेंगे और ज़्यादातर हम प्रीवियस पेपर ही करवा रहे हैं। दोस्त हम बता देते हैं कि इस एनटीपीसी में जो हम प्रीवियस पेपर करवा रहे हैं उसमें हम कुछ करेंट का क्वेश्चन को हम हटा दिए हैं। आपको हम बता देते हैं कि इसमें करेंट पीटी में सब कम से कम तो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है पीटी में। और अगर मेंस का बात करते हैं तो मेंस का लेवल जिसे 50 क्वेश्चन जो वेटेज बढ़ जाता है तो उसमें करेंट का मामला जाता है 12 तक, 10 से 12 वहाँ भी रहता है, 12-14 यही होता है। तो आप करेंट को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ करेंट हटा रहे हैं क्योंकि मेरा कम टाइम में सेशन को हम ख़त्म करना चाहते हैं कि कम टाइम में हम इतना आपको इसमें उपयोगी फैक्ट बता दें कि आपका टाइम इस वीडियो को देख के ना वेस्ट हो। साथ साथ में आपको यहाँ से ये भी अनुमान लगेगा कि हम पेपर जो तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी का तो एनटीपीसी में क्या क्या पूछा जा रहा है उस सिनेरियो से ही तैयारी करिए। यानी कि डायरेक्ट मार्केट में जाइए और कोई भी बुक पब्लिकेशन का बुक उठाकर सेट मारिए। पहले आप अनुमान लगाइए ओरिजिनल पेपर से ही, और ओरिजिनल पेपर हम 5 करवा दिए हैं और ये अगला सेशन जो आ रहा है और इसी तरीक़ा से 133 शिफ्ट में हम पीटी हुआ है, हम करवाएंगे एक एक करके सब करवाएंगे। और इसके बाद ग्रुप डी का अक्टूबर से भी हम इसका एक अल्टरनेट में लाएंगे और न सुबह शाम लाते रहेंगे, उसका भी प्रीवियस पेपर करवाएंगे। तो आप करेंट के लिए हमसे जुड़िए। हम सुबह में 7 बजे हम मंथली बाय करेंट अफेयर्स चला रहे हैं स्पीडी से, उससे जुड़िए। आधा घंटा ही उसमें टाइम दीजिए सुबह में। उससे क्या होगा कि आपको 7-8 क्वेश्चन मेरिट बनाने का काम करता है तो करेंट अफेयर्स ही करता है। तब आज का सेशन में हम चलते हैं। आज का सेशन में 3 तारीख दूसरा महीना 2021 का है। इस सेशन का देखिएगा कि पहला प्रश्न में बोला गया है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो आपको पता है कि ऑपरेशन विजय चला था भारत और पाकिस्तान के युद्ध से ही चला था। अगर हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब कब चला था तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो चला था 48 में भी युद्ध हुआ था। उसी तरीक़ा से 1965 में भी युद्ध चला है और 1971 में भी चला है और एक लास्ट चला था 1999 में, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन विजय। क्या बोलते हैं? तो ऑपरेशन विजय बोलते हैं। तो 48 में भी भारत पाकिस्तान के बीच चला है, 65 में भी चला है और 1971 में भी चला है और 1999 में भी चला है। तो ऑपरेशन विजय का अगर बात करिएगा तो ऑपरेशन विजय जो इसी को कहते हैं हम कारगिल युद्ध। क्या बोलते हैं? तो कारगिल युद्ध बोलते हैं। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो कारगिल युद्ध से संबंधित है। किससे है? तो कारगिल युद्ध से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि भारत और पाक के युद्ध भी ये हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के विरुद्ध 47 में युद्ध नहीं हुआ था, ये हुआ था 48 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि 47 का तो हमारे क्लाइमेट इटली साहब ने ऐलान किया था कि भारत को 1948 से पहले देश को आज़ाद कर दिया जाएगा भारत को। इसीलिए वो माउंट बेटन को भेजे थे और माउंट बेटन ने भी बोला कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 का अगर बात करिएगा 15 अगस्त 1947 का अगर बात करिएगा तो भारत इस दिन आज़ाद हुआ था। और उस समय स्वतंत्र भारत के वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। और अगर यही प्रश्न पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के भारतीय वाइसराय कौन थे तो वो थे सी राजगोपालाचारी।
सी राजगोपालाचारी। जो भी फैक्ट लिखाएंगे दोस्त उसको लिख लिया करना, हम 1 से 2 बार रिपीट कर देंगे कि सारा फैक्ट को यहाँ लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम 1 न 2 बार हम दोहरा देते हैं, उस फैक्ट को लिख लिया करिए, काहे को डायरेक्ट वहाँ फैक्ट पूछा जाता है। अब अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति, अखिल भारतीय खिलाफत समिति, अखिल भारतीय खिलाफत समिति कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना है। बोला है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। ये किया था 1921 में, जुलाई 1921 में किया था। ये ऐलान किया था कि कोई भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रदान नहीं करना है, ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना है, और ये ऐलान हुआ था जुलाई 1921 में। अगर हम बात करते हैं कि 1922 का, तो आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा घटना हुआ, और ये घटना हुआ था जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसी के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन क्या ले लिया, तो वापस ले लिया गया। अगर असहयोग आंदोलन का स्टार्टिंग देखिएगा कि कब स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, तो हुआ था 1900 कब हुआ था, तो 20 में हुआ था। लेकिन खिलाफत आंदोलन का बात करिएगा तो खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1919 में हुआ था। तो इस प्रश्न में देखिएगा कि चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, वापस लिया गया असहयोग, क्योंकि इस कांड में 22 पुलिसकर्मियों के जिंदा जला देने की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा 12 फरवरी 1922 को। और कौन वापस लिए थे, महात्मा गांधी इसको वापस ले लिए थे। खिलाफत आंदोलन का अगर बात करिएगा तो खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में, और ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, ये बात बोला था किसमें, तो जुलाई 1921 में बोला गया था। जुलाई 1921 में बोला गया था। यहीं से कुछ और फैक्ट देखिएगा कि आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया था। गोली चलाने का आदेश जो दिया था, गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो आर डायर थे। कौन थे, तो आर डायर थे। और अगर पंजाब का उस समय गवर्नर पूछेगा कि पंजाब का उस समय गवर्नर कौन थे, पंजाब का उस समय गवर्नर कौन थे पंजाब का, तो वो थे कौन, ओ डायर। कौन थे, तो ओ डायर थे उस समय गवर्नर थे। लेकिन गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर ने, गोली चलवाने का आदेश दिया था कौन, आर डायर ने। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 के हुआ था। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगर इस प्रश्न में बात करिएगा तो इस प्रश्न में बोला गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से सियांग नदी, कौन सी नदी, तो सियांग नदी भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। बोला गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी, कौन सा नदी, तो सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबा सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन हुआ है। तो हुआ है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगर अरुणाचल प्रदेश का बात करिएगा तो नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करता है, दिहांग नदी के पास से। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करता है। अगर मणिपुर का बात करिएगा तो मणिपुर में है, मणिपुर का अगर बात करिएगा तो मणिपुर का है, मणिपुर में देखिएगा संघाई फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, तो संघाई फेस्टिवल। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। फिर चापचर कूट कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में। अगर असम का बात करेगा तो
सत्रिया नृत्य जो 2000 में जोड़ा गया था, सबसे 2000 में जोड़ा गया था, वो सत्रिया नृत्य हो गया। अगर यह बात करेगा तो यह मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। अगर असम का बात करेगा तो यह पता है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि 1586 ईस्वी में, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी? बोला गया है कि 1586 ईस्वी में, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखा था गैलीलियो ने। किसने लिखा था? तो गैलीलियो ने लिखा था। अगर गैलीलियो का बात करते हैं तो गैलीलियो ने जड़त्व का नियम भी दिया था। जड़त्व का नियम कौन दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। अगर यही गैलीलियो का बात करते हैं तो जड़त्व का नियम दिया, और इस जड़त्व का नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं कि जड़त्व का नियम, यहाँ पढ़ लिए, एक पूछा जाता है, प्रश्न में पूछ लिया जाता है, देखिएगा कि एक होता है F बराबर G_m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। ये बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का हुआ, जहाँ G का मान, G कौन दिया था? कौन? G तो बोला है सार्वभौमिक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसने दिया था? तो ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कौन दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था किसका? कैपिटल G का, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया था। अगर हम बात करते हैं द लिटिल बैलेंस का, तो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम भी दिया था। जड़त्व के नियम को ही हम न्यूटन का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल G का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कौन दिया था, जो G का मान कौन दिया था? तो ये दिया था कौन? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। अगर कैरोलस लीनियस देखिएगा, कैरोलस लीनियस यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस के बारे में समझिएगा। कैरोलस लीनियस जो आया था वो द्विव जगत प्रणाली दिया था। क्या दिया था? तो द्विव जगत प्रणाली दिया था। द्विव जगत प्रणाली दिया था। द्विव जगत प्रणाली में पहला अगर बात करिएगा तो पहला था वंशपति। क्या था? तो वंशपति था, वंशपति। और अगर दूसरा में बात करिएगा तो दूसरा में दिया था प्राणी। क्या दिया था? प्राणी। तो ये बताइए, पूछेगा कि द्विव जगत प्रणाली किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। द्विव जगत प्रणाली किसने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। और यहीं एक और मिला के पूछ लेता है, जो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पूछता है एक इसके बारे में, 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? तो 5 जगत प्रणाली जो दिया था वो दिया था व्हिटेकर ने। किसने दिया था? तो RH व्हिटेकर ने दिया था। RH व्हिटेकर ने दिया था। RH व्हिटेकर ने दिया था। 5 जगत प्रणाली दिया था। 5 जगत प्रणाली दिया था। जरा में पहला का अगर बात करते हैं तो पहला होता है मोनेरा। क्या होता है? तो पहला होता है मोनेरा। दूसरा का बात करेगा तो दूसरा होता है प्रोटिस्टा। दूसरा प्रोटिस्टा। और तीसरा का अगर बात करिएगा तो तीसरा होता है कवक। तीसरा हो गया कवक। और अगर चौथा का बात करिएगा तो चौथा में होता है वंशपति। और पांचवा की बात करिएगा तो पांचवा में दिए थे प्राणी। तो हम क्या बताएं कि कैरोलस लीनियस ने द्विव जगत प्रणाली दिए थे, जिसमें पहला था वंशपति और दूसरा था प्राणी। और यही पूछता है कि 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? तो RH व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था? तो RH व्हिटेकर ने दिया था, जिसमें पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था कवक और चौथा था वंशपति प्रणाली। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानूनी बनाने की घोषणा किया है? क्या बोला है कि किस राज्य ने
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी के अधिकार पर प्रदान करने के लिए कानून बनाने की घोषणा किया है। तो किया है कौन? तो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषणा किया है पानी के अधिकार पर कानून बनाने का। अगर मध्य प्रदेश का बात करिएगा तो मध्य प्रदेश में होता है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अगर सिमली पार का पार करिएगा कि सिमली पार कहाँ पड़ता है? तो सिमली पाल कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। सिमली पाल हो गया उड़ीसा में। भारतनाट्यम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस शहर के राज्य में स्थित है? मतलब यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बोला है विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह शहर मध्य प्रदेश में है। अगर हम यूनेस्को का बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा तो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ? तो पेरिस फ्रांस में है। अगर इसका फाउंडेशन बताइएगा कि मतलब गठन कब हुआ था, तो इनका गठन हुआ था 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945 को। अगर यूनेस्को के हेरिटेज में बात करिएगा कि यूनेस्को में कब जुड़ा है, तो आगरा का किला जो जुड़ा है 1983 में। आगरा के किला जो जुड़ा है वो जुड़ा है 1983 में। आगरा का किला 1983 में। केवला दियो राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा है 1985 में। उसी जगह फिर बात करेंगे फतेहपुर सीकरी का बात करिएगा तब फतेहपुर सीकरी जो जुड़ा है 1986 में जुड़ा है। 1986 में। और हम बात करते हैं सांची स्तूप का। किसको? तो सांची स्तूप नहीं, फिर लाल किला। तो लाल किला का बात करिएगा तो लाल किला जुड़ा है 2007 में। 2007 में लाल किला जुड़ा है। लाल किला एक बार हम बता देते हैं आपको कि ये बताइए जुड़ा है आगरा का किला। तो आगरा का किला जुड़ा है कब? तो 1983 में जुड़ा है। फिर केवला दियो राष्ट्रीय उद्यान जुड़ा है, वो जुड़ा है 1985 में। और फतेहपुर सीकरी जो जुड़ा है वो जुड़ा है 1986 में। और लाल किला दिल्ली में। लाल किला का अगर बात करिएगा तो लाल किला दिल्ली वाला कहाँ जुड़ा है? तो लाल किला दिल्ली में कब जुड़ा है? तो 2007 में यूनेस्को के हेरिटेज में जुड़ा है। ये इतना याद रखिएगा। अगर केवला दियो राष्ट्रीय उद्यान का बात करिएगा तो ये पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। तो यूनेस्को का फाउंडेशन डेट भी बता दिए कि फाउंडेशन कितना है, तो 4 नवंबर 1945 को हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इसमें मेंबर, तो इसमें मेंबर है 193 टोटल मेंबर है। कितना मेंबर है? तो 193। हेडक्वार्टर कहाँ? तो पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाजी ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता था? तो वो जीता था कौन? तो मैरी कॉम ने। किसने जीता है? तो मैरी कॉम ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा था। तो कौन? तो ये मैरी कॉम। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा समाचार पत्र बंगाल गजट। कौन सा? तो बंगाल गजट का भारत का पहला समाचार पत्र संस्थापक कौन है? बोला समाचार पत्र बंगाल गजट। जो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जीके हिक्की थे। कौन थे? तो जेके हिक्की थे। अगर बंगाल गजट का बात करेगा तो बंगाल गजट आया था कब? तो 1780 में। कहाँ? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और ये लाया था कौन? तो जेके हिक्की ने लाया था। किसने लाया था? तो जेके हिक्की ने लाया था। अगर हम गोखले का बात करते हैं, गोखले, तो
गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी कौन दिया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जे के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले दिया था। अगर बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक अगर बात करिएगा तो बाल गंगाधर तिलक में देखिएगा तो बाल गंगाधर तिलक ने एक चलाया था गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव पूछ लिया जाता कि गणपति महोत्सव कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1893 में, 1893 में गणपति महोत्सव चलाया गया था। अगर बात करते हैं शिवाजी महोत्सव का, शिवाजी, तो शिवाजी महोत्सव जो चलाया था, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव चला था, वो चला था 1895 में, 1895 में चला था, 1895 में। अगर हम बीजी तिलक का बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक का ही बात करते हैं, ये 2 पत्रिका चलाए थे, एक चलाए थे मराठी, एक चलाए थे मराठी और एक चलाए थे केसरी, एक चलाए थे केसरी, एक मराठी और एक केसरी था। मराठी जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और केसरी था जो मराठी लैंग्वेज में था। किसमें? तो मराठा लैंग्वेज में। कौन सा? तो मराठा लैंग्वेज में था। और ये था जो साप्ताहिक था, क्या था? तो साप्ताहिक था। और ये था जो दैनिक, सॉरी, ये था जो साप्ताहिक था, साप्ताहिक मराठी, और ये था जो दैनिक था, क्या था? तो दैनिक था। तो पर डे आता था केसरी, केसरी को मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था और जबकि मराठी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये दोनों के इंटरलिंक कर दीजिएगा, एक दूसरे को उल्टा करिएगा। मराठी है तो केसरी इंग्लिश में होगा और केसरी है तो मराठी में होगा। तो पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक का कितने मतलब की पत्रिका था? तो 2 था, एक मराठी था, एक केसरी था। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव शुरू किया था और कहाँ से शुरू किए थे? तो महाराष्ट्र से किए थे। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से शुरू किए थे गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 में। अगर मराठी तो इंग्लिश में जो साप्ताहिक था और केसरी है जो मराठी में जो दैनिक था, क्या था? दैनिक था। अगर हम एनी बेसेंट का बात करते हैं तो एनी बेसेंट, आपको पता है कि एनी बेसेंट जो होम रूल चलाई थी 1917 में, 1917 में होम रूल भी चलाई थी जो असफल रहा। क्या रहा? तो असफल रहा था। अगर एनी बेसेंट का बात करिएगा तो एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला थी जो अध्यक्षता की थी। और ये अध्यक्षता कहाँ से की थी? तो ये अध्यक्षता जो की थी, ये की थी कोलकाता से। कहाँ से? तो कोलकाता से अध्यक्षता की थी। कौन? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है? कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? बोला है कि कोशिका का, बताइए कोशिका है तो बोला कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो बाहर का झिल्ली जो देख रहे हैं ना, यही है बृहत्तम आवरण। क्या है? तो बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कोशिका के अवयवों को बाह्य वातावरण से जो अलग करता है, इनमें से अलग कर दिया, वो कौन है? तो वो होता है प्लाज्मा झिल्ली। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर कोशिका का बात करेगा तो कोशिका में ही पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी के बाद मानते हैं कि वैक्यूल्स हो गया, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस हो गया, फिर इसी में पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब हो गया तो किसमें? तो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। अब हम यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। एक होता है रफ, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, एक होता है स्मूथ। एक रफ वाला पर होता है कौन सा? तो रफ वाला पर आरएनए होता है, आरएनए रफ वाला पर होता है और स्मूथ वाला पर वसा बनता है, स्मूथ वाला पर वसा बनता है। तो आरएनए रफ वाला पर राइबोसोम, आरएनए राइबोसोम होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम होता है रफ वाला पर, और स्मूथ वाला पर होता है वसा। स्मूथ वाला पर क्या होता है? तो वसा होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको हम बताएं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 हो गया, एक रफ हो गया,
एक रफ हो गया और एक स्मूथ हो गया। एक स्मूथ, रफ वाला पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। और स्मूथ वाला पर वसा का निर्माण होता है, वसा क्या बनता है, तो वसा। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का वह बृहत्तम आवरण जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है वो होता है प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से पश्चिम तट पर में से स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। बोला है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो अगर पश्चिमी तट का बात करिएगा तो पश्चिमी तट आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा तट है, तो यहाँ पड़ता है मालाबार। क्या पड़ता है, तो मालाबार तट पड़ता है, मालाबार। कोरोमंडल का बात करिएगा तो कोरोमंडल इस तरफ पड़ता है, पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। कोरोमंडल पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और मालाबार क्षेत्र पड़ता है कौन सा, तो पश्चिमी तट में पड़ता है। पश्चिमी तट को ही हम कहते हैं सह्याद्री। क्या बोलते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी तट को। पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि पश्चिमी तट में कौन हो गया, तो मालाबार हो गया। कोरोमंडल हो गया पूर्वी तट में, कोरोमंडल कौन सा हो गया, तो पूर्वी तट में हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का अगर बात करिएगा कि भारत और पाकिस्तान के किस नाम से जाना जाता है, तो जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा से। डुरंड का बात करिएगा तो डुरंड हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है, अफगानिस्तान के बीच होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। फिर उसी तरीक़े से हिंडनबर्ग का देखिएगा तो हिंडनबर्ग होता है जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी प्लस पोलैंड, जर्मनी प्लस पोलैंड के सीमा को बोलते हैं हिंडनबर्ग। क्या बोलते हैं, तो हिंडनबर्ग बोलते हैं। अगर डुरंड रेखा का बात करेंगे तो पाक और अफगानिस्तान को आपको बता दिए कि पाक और अफगानिस्तान मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन हो गया। फिर एक पूछ लेता है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन होता है जो चीन और भारत के बीच, चीन और भारत मतलब इंडिया, चीन और भारत को सीमा कौन है, तो मैकमोहन रेखा है। कौन सा, तो मैकमोहन। डुरंड हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग हो गया जर्मनी और पोलैंड हो गया। भारत और पाकिस्तान का कौन हो गया, तो रेड क्लिफ हो गया। कौन सा हो गया, तो रेड क्लिफ हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नायक प्रदर्शित किए जाते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, तो वो है कृष्णाटम। कौन सा है, तो कृष्णाटम है, कृष्णाटम है जो केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कौन हो गया, कृष्णाष्टम हो गया। यक्षगान का बात करेगा तो यह है कर्नाटक का, कहाँ, तो कर्नाटक का, कर्नाटक का हो गया। तो कर्नाटक का कौन सा हो गया, तो यक्षगान हो गया। कर्नाटक का क्या हुआ, तो यक्षगान हुआ कर्नाटक का। अगर बात करते हैं केरल से हैं तो पेरियार कहाँ पड़ता है, तो केरल में पेरियार हो गया। उसी तरीके से अगर बात करिएगा यहाँ से केरल से तो कथकली कहाँ का नृत्य है, तो केरल का है। कहाँ के, तो केरल का है। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित करता है। समानता की अवधारणा को क्या करता है, तो परिभाषित करता है। तो आपको हम बता देते कि इसका आर्टिकल होगा 14 में बोला है विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। और विधि के समझ समानता जो लिया गया है, लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन यही बोल देगा विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण अगर बोल देगा, संरक्षण बोलेगा तो ये लिया गया था USA से। कहाँ से लिया गया था, तो USA से लिया गया था। तो ये बात बताइए कि आर्टिकल नंबर 21 में देखिएगा, आर्टिकल नंबर 21 में तो ये तो हो गया विधि के समझ समानता। कहाँ से लिया गया था, तो विधि के समझ समानता लिया गया था ब्रिटेन से, और कानूनी या विधि के समान संरक्षण लिया गया था अमेरिका से। और ये दोनों जिक्र होता है आर्टिकल नंबर 14 में। अगर हम बात करते हैं 21 में,
में, तो 21 में है प्राण एवं देहिका के बारे में। प्राण एवं देही का जिक्र है, प्राण एवं देही का जिक्र है। और इसी में राइट टू प्राइवेसी भी है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार हो गया। 19 का बात करेगा तो स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। और स्वतंत्रता का अधिकार में इसमें है कितने, तो 6 है, कितने तो 6। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता फर्स्ट में है। दूसरा का बात करेगा तो सभा, तीसरा हो गया संगठन, चौथा हो गया चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा हो गया बसने की स्वतंत्रता, और छठा में है जो संपत्ति का अधिकार है, जो मूल अधिकार अब नहीं रहा, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इससे हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये समझ गए होंगे। ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो होता है 19 से 22 तक आर्टिकल तक है, 19 से 22 आर्टिकल तक है। अब हम चलते हैं कि 30 में देखिएगा कि आर्टिकल नंबर 30 है, जो आर्टिकल नंबर 30 हो गया। तो ये बताइए कि 30 में बताया जाता है कि आर्टिकल नंबर 30 में बोला जाता है अल्पसंख्यक के बारे में। किसके बारे में, तो अल्पसंख्यक के बारे में बोला जाता है। तो अल्पसंख्यक का बोलेगा कि अल्पसंख्यक कहाँ से कहाँ तक है, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 19 से 30 तक, 19 से 30 तक। लेकिन यहाँ और एक पूछ लेता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार पूछ लेता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तो वो होता है 23 से 24, 23 से 24 होता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर का बात किया, कहाँ का बात किया है, तो पूर्वोत्तर राज्य का बोला है कि पूर्वोत्तर में कौन ऐसा झील है जो मीठे पानी का झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वो होता है लोकटक झील। कौन सा है, तो लोकटक झील पड़ता है, लोकटक झील है जो मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। और ये पड़ता है कहाँ, तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, तो मणिपुर में पड़ता है। अगर पुलिकट का बात करते हैं तो पुलिकट है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है। अगर डल झील का बात करिएगा तो डल और प्लस वूलर का बात करिएगा तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। और बोलेगा कि बताइए भारत का मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वूलर झील है, जो ये भी मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। तो वूलर झील भी मीठे पानी का झील है। तो ये बताइए कि लोकटक झील हो गया कहाँ, तो मणिपुर में हो गया। पुलिकट झील हो गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। डल झील और वूलर झील कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वूलर झील है। कोल्लूरू झील पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कोल्लूरू झील भी पड़ता है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील पड़ता है, तो कोल्लूरू झील पड़ता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। सर्वाधिक भारत ग्रेफाइट भंडार है, तो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार देखा गया कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। कहाँ देखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बोला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, तो सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार का बात करिएगा तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ग्रेफाइट भंडार है, ग्रेफाइट भंडार। अभी देखें तो यहाँ सिमलीपाल हो गया, यहीं पाया जाता है कौन सा, तो यही होता है लिंगराज मंदिर हो गया। आंध्र प्रदेश है तो कोलेरू झील हो गया, कहाँ, कोलेरू झील हो गया कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में हो गया। मणिपुर बताए थे कि संघाई त्यौहार मनाया जाता है, संघाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। लोकटक झील भी कहाँ पाया जाता है, तो लोकटक झील भी कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में पाया जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे होते हैं, ये बात किसने बताया था। तो हम आपको बताते हैं कि ये होता है नाभिक, ये हुआ नाभिक। और नाभिक के बाहर होता है कक्षा, जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और ये नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और ये होता है जो होता है क्या चीज़, धनावेशित होता है। क्या होता है, तो धनावेशित होता है।
धनावेशित होता है। और धनावेशित के बारे में बताया था कौन, तो वो बताया था रदरफोर्ड ने। कौन बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक है जो क्या है, धनावेशित है और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और यही बाहर में कक्षा में चक्कर कौन लगाता है, तो बाहर में कक्षा में जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। और यही इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वो किया था जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? तो जे थॉमसन ने। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा कि बताइए कि नाभिक का खोज किसने किया, तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। और नाभिक को कौन बताया कि धनावेशित होता है, तो कौन बताया था? तो रदरफोर्ड नहीं बताया था कि धनावेशित होता है। अगर यही बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन का बात करिएगा तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक। कौन? तो चैडविक ने खोज किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन का बात करिएगा तो प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने खोज किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। यही बात करते हैं नील्स बोर के बारे में, तो आपको समझाते हैं कि जैसे ए हुआ नाभिक और ए हुआ कक्षा और यही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये बोला था कि अगर नाभिक से दूर जाइएगा ना तो ऊर्जा बढ़ेगा, नाभिक से दूर जाइएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा। ये बात कौन बोला था? तो ये बात बोला था कौन? तो नील बोर ने बोला था, नील्स बोहर ने बोला था। किसने बोला था? तो नील्स बोहर ने बोला था कि नाभिक से दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बढ़ेगा और नज़दीक आइएगा तो ऊर्जा घटेगा। ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन को धनावेशित गोले का पॉजिटिव धसा हुआ कौन बताया था? तो जे थॉमसन। सिंपल यहाँ समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो किया था थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन का किया था तो गोल्डस्टीन किया था। न्यूट्रॉन का बात करेगा तो ये न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। कौन किए थे? तो चैडविक खोज किए थे। और अगर नाभिक का बोलेगा कि नाभिक का खोज किसने किया था, तो ये किए थे रदरफोर्ड ने। कौन किए थे? तो रदरफोर्ड ने किए थे, रदरफोर्ड ने किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि नैसकॉम क्या है, नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नैसकॉम का पूर्ण रूप होता है ये नहीं होता है, ये होगा नेशनल राइट आंसर होगा तीसरा, ये होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगर नासकॉम का बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में है नासाकॉम का। अगर इसका बताइएगा कि गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1988 में। कब हुआ था? तो 1988 में। इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा तो न्यू दिल्ली में है। नासकॉम का इसका फुल फॉर्म समझिएगा तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना या इरादतन निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनिधि संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण किससे संबंधित है? तो डेटा संरक्षण से संबंधित है। किससे? तो डाटा संरक्षण से संबंधित है, डाटा संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कौन किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन किए थे वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना किए थे वो किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी का बात करेगा तो लिखे थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी अगर बात करते हैं पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये कौन लिखे थे? तो रूल इन इंडिया जो लिखे थे वो लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। किसने लिखे थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। WC बनर्जी के बारे में जानकारी है कि पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में, जिनकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी किए थे। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अगर संस्थापक का बात करेगा इसमें तो संस्थापक A.O. हुम थे, A.O. हुम हो गए थे। BG तिलक के बारे में भी हम पिछले क्वेश्चन में ही करवा दिए थे कि BG तिलक ने गणपति महोत्सव,
शिवाजी महोत्सव भी चलाए और 2 पत्रिका अपना चलाए थे, एक मराठी और एक केसरी। मराठी था जो इंग्लिश था, जो साप्ताहिक में आता था, और केसरी का बात करेंगे तो केसरी जो था वो था क्या बोलते हैं, मराठी में जो आते थे दैनिक, मतलब पर डे आता आया करता था। ये तो 44 नंबर हो गया। अगले प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला संघ और केंद्र सरकार, संघ और केंद्र सरकार के खाते के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। बोला संघ और केंद्र सरकार के खातों का, जैसी खाता दे दिया, जैसी महालेखा, कैग, महालेखा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखते हैं। केंद्र और राज्य का मतलब कि संघ और केंद्र सरकार के खातों का संबंध में कौन देखते हैं, तो कैग देखते हैं। ये इसका आर्टिकल पूछेगा कि कैग का आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल नंबर 148 होता है, आर्टिकल 148। अगर वर्तमान में कैग के कौन पोस्ट हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसको हटाने के लिए कौन सा विधि होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का जो विधि है, हटाने के तरीका है, उसी तरीका से इनको भी हटाया जाता है। लेकिन हटाने का आदेश कौन जारी करते हैं, तो हटाने का आदेश जारी करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं, हटाने के आदेश जारी करते हैं। तो हटाने का आदेश जारी किए प्रेसिडेंट। इसका आर्टिकल पूछेगा कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में है, तो 148 हो गया। अभी वर्तमान में कैग की पोस्ट पर कौन है, तो गिरीश चंद्र जी मुर्मू हैं। अगर हम बात करेंगे कि इसमें हटाने की विधियां कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की विधि के समान ही इनको भी हटाया जाता है। अगर हम राष्ट्रपति का बात करते हैं यहाँ, तो राष्ट्रपति देखेगा कि राष्ट्रपति क्षमा दान जो करते हैं, क्षमा दान, वो आर्टिकल 72 का उपयोग करते हैं। अगर राष्ट्रपति का बात करेगा तो इनको पद के लिए 52 हो गया। अगर महाभियोग लगाना है तो 61 पर महाभियोग लगेगा आर्टिकल नंबर 61 से। राष्ट्रपति का मिनिमम एज होता है बनने के लिए 35 साल होना चाहिए, 35 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए 25 साल। उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना है, तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है बोला है कि एक समबाहुभुज, 48 में देखिएगा, 48 में बोला है कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक, कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक कौन सा है, तो बोला कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। बोला है कालिदास का लिखा हुआ पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। और बताइए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो थे भरत। कौन थे, तो शकुंतला का पुत्र थे भरत। कौन थे, तो भरत थे। अगर हम कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास का देखिएगा, कालिदास, तो कालिदास का अगर बात करिएगा तो कालिदास ने अपने पुस्तक लिखे थे मालविका अग्निमित्र, मालविका मालविका अग्निमित्र हो गया। फिर इन्हीं का पुस्तक एक हो गया अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। दूसरी पुस्तक इनका मेघदूतम हो गया। फिर इसी का पुस्तक है कुमार संभव हो गया। और अगले पुस्तक है ऋतु संहार। कौन सा हो गया, तो इनका पुस्तक है ऋतु संहार। तो क्या क्या बताएं कि कालिदास का पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, मेघदूतम हो गया, कुमार संभव हो गया और ऋतु संहार हो गया। तो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का बेटा कौन था या पुत्र कौन था, तो वो पुत्र थे भरत। कौन थे, तो वो पुत्र थे भरत। अगले प्रश्न में चलिएगा, 53 में देखिएगा, इसमें बोला है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रिया में करते हैं, तो हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत है, श्वसन में भी ऑक्सीजन का जरूरत है और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अगर हम श्वसन का बात करते हैं तो एक होता है श्वसन, एक होता है निःश्वसन। एक होता है श्वसन और एक होता है निःश्वसन। ये देखिएगा बायोलॉजी में पढ़ने का है श्वसन चैप्टर में। तो श्वसन में बता देते हैं आपको कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं 21% हो गया। अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का बात करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 0.03%। और इसी में बात करेंगे अगर हम तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन जाता है कितना, तो 78%। तो इतना हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन निःश्वसन जब बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आता है कितना, तो 17% आता है। और ये 4% जो हटा वो चल गया किसमें, तो CO2 में चल जाता है और उसमें हो जाता है 4.03% हो गया। और नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन जो गया था 78% वापस ही लौट के आता है, निःश्वसन में भी आता है वापस, तो 78% ही लौट के आता है। तो पूछेगा कि बताइए श्वसन के माध्यम से कितना ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कितना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बताइए
ग्रहण करते वक्त ले जाते हैं हम 21% और जब बाहर वापस छोड़ते हैं तो वापस छोड़ते हैं 17%। क्यों? क्योंकि 4% है जो जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, क्रेब्स चक्र जो चलता है तो एटीपी का निर्माण होता है, वहाँ 4% के जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गया था 0.03% और वापस लौटता है तो वापस लौटता है 4.03%। तो इसमें बोला है कि वायुमंडल में मौजूद कौन सा गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में करते हैं? तो करते हैं ऑक्सीजन। किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न में चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि विश्व विरासत स्थल के रूप में, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं का कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी पर अजंता की गुफाएं, एक सुने होंगे एलोरा की गुफाएं, जो वहीं पड़ता है महाराष्ट्र में। तो एलोरा के गुफाएं का अगर बात करिएगा तो एलोरा के गुफाएं बनवाया था राष्ट्रकूट ने। कौन बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। अगर हम बात करते हैं तो इसमें गुफा कितना है? तो 34 गुफा है। कितना? तो 34 गुफाएं हैं और इसमें तीन प्रमुख धर्म हैं, जिसमें पहला होता है बौद्ध धर्म। कौन सा होता है? तो पहला में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म, जो 1 से लेकर 12 तक है, 1 से 12 तक गुफा तक बौद्ध धर्म है। फिर हम बात करेंगे हिंदू धर्म का बात करेंगे तो 13 से हिंदू धर्म का है 29 तक। और अगर हम जैन का बात करेंगे जैन का बात करेंगे तो 30 से होता है 34 तक। तो देखिएगा इसमें कितने गुफा था? तो 34 गुफाएं था। कितना? तो 34 गुफाएं था, जिसमें बौद्ध के लिए 1 से 12, हिंदू के लिए 13 से 29 और जैन के लिए 30 से 34 गुफाएं था। हम बात करते हैं कि बौद्ध में कितना गुफाएं हैं, तो बौद्ध में हो जाएगा 12 गुफाएं। बौद्ध का बात करेंगे तो बौद्ध में हो गया 12 गुफाएं। डायरेक्ट पूछेगा कि बौद्ध में कितने गुफाएं, तो 12 गुफाएं। अगर हिंदू में पूछेगा तो हिंदू में कितने गुफाएं था, तो हिंदू में हो जाएगा 17 गुफाएं हो जाएगा। और बात करेगा जैन में कितना था, तो जैन में हो जाएगा 5 गुफाएं। इतना प्रश्न आपको एलोरा और अजंता से पूछेगा। हम बताएं अजंता के गुफाएं का अगर बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म से, किससे? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये 30 चट्टानों को काटा गया है, 30 चट्टानों को काट के बनाया गया है, 30 चट्टानों को काट कर बनाया गया है गुफा है। 30 चट्टानों को काट कर बनाया गया गुफा कौन सा? अजंता की गुफाएं। एलोरा के गुफाएं पर बताए थे कि राष्ट्रकूट वंशों ने बनवाया था। इसमें 34 गुफाएं पाया जाता है, जिसमें बोले थे कि तीन प्रमुख अगर बात करेंगे तो धर्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। और उसमें भी हम बताए कि बौद्ध धर्म में 12, जैन धर्म में 5 हो गया और हिंदू धर्म में हो गया तो 17। अगले प्रश्न में देखिएगा। दोस्तों बता देता हूं कि इस सेशन जो हम ले रहे हैं ओरिजिनल पेपर का, हम इस सेशन से आपको बहुत फायदेमंद होगा आगे तैयारी करने का। अगर आप एनटीपीसी का या रेलवे का किसी का भी तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म मतलब एनपीसी स्टडी को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम ओरिजिनल पेपर का बनाएंगे वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेलवे का और इसी प्लेटफॉर्म पर देखिएगा तो एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर कराया जा रहा है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ऊपर से रेलवे का ओरिजिनल पेपर देखिए, और जो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर ही हूबहू कराया जा रहा है। तो इस चैनल को एनपीएस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर गाइड हम करते रहेंगे कि किस तरीका से पेपर रेलवे बनाता है। रेलवे का जब ओरिजिनल पेपर आप कर लीजिएगा तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि किस किस सेक्टर से क्वेश्चन बनाया जाता है। और नहीं तो अगर बिना प्रीवियस लगाए हुए अगर हाथ पांव चलाइएगा प्रैक्टिस मतलब जो भी मार्केट से बुक लगा के, तो वही हाल होगा जो मतलब कि आपको सिलेबस पर पकड़ ही नहीं बनेगा। तो इससे पहले कि आप ओरिजिनल पेपर जो हूबहू करवा रहे हैं उसको देखिए। और ये जरूरी है कि एनटीपीसी भी करवाएंगे, ग्रुप डी भी करवाएंगे, फिर एलपी भी करवाएंगे। और जो भी कमेंट में आप राय दीजिएगा कि इस चैप्टर को पढ़ाइए या इस सब्जेक्ट को पढ़ाइए, तो उसके लिए भी हम जरूर आपका प्लान को फुलफिल करेंगे। तो देखिएगा अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में बोला गया है कि किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। तो चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक का बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक थे। और इसी में हम बात करेंगे तो अरविंद घोष भी थे, अरविंद घोष भी थे, ये भी थे। फिर बिपिन चंद्रपाल थे, बिपिन चंद्रपाल,
चंद्रपाल थे। बिपिन चंद्रपाल के बाद लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय हो गए। ये सब थे चरमपंथी से। किससे थे? तो चरमपंथी से जुड़े हुए थे। और चरमपंथी का जो चला था सेशन 1905 से 1920 तक चला था। 1905 से 1920 तक चरमपंथी का सेशन चला था। अगर हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी हम आपको बता दिए कि गणपति महोत्सव चलाएं, शिवाजी महोत्सव चलाएं, मराठी पत्रिका चलाएं, केसरी पत्रिका चलाएं। वो पिछले क्वेश्चन जो करवा रहे थे उसमें भी हम इसका डिटेल जिक्र कर दिए थे। तो अगले प्रश्न में हम चलेंगे। इस प्रश्न में है कि वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है? तो हम बताते हैं कि उच्च जो स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होता है वो होता है फोरट्रॉन। कौन होता है? तो फोरट्रॉन होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होता है। और ये एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है जो बड़े बड़े कंपनी वगैरह में यूज होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगर कोबोल का फुल फॉर्म पता है तो कोबोल का देखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों को आधार बनाता है। तो देखिएगा, हमारे सजीव का बात करें या हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का बात करें तो कॉमन होता है कार्बन। और इसमें हम लोग का कार्बन 12 का उपयोग करते हैं और कार्बन 14 का भी उपयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 का और द्रव्यमान का तुलना करना रहता है तो कार्बन 12 का। अगर हम कार्बन का ही अगर बात करेंगे तो इसमें कार्बन का तीन अप्रूप होता है। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है फ्लोरीन। बताइए कि ग्रेफाइट है जो अधातु होते हुए उष्मा का या विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या है? तो सुचालक है। क्या है? तो सुचालक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कार्बन का कितने अप्रूप है? तो 3 अप्रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और कौन सा? तो फ्लोरीन। कौन सा है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन फुटबॉल के समान होता है। फ्लोरीन है जो फुटबॉल का। आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा है जो फुटबॉल के समान होता है? तो फुटबॉल के समान होता है फ्लोरीन। फुटबॉल के समान कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला भारी जल। किसके बारे में बोला है? तो भारी जल के बारे में बोला है। तो भारी जल जो हैवी वाटर का नामकरण किसके आधार पर है? तो ये है प्रोटियम स्थान ड्यूटेरियम के उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत समस्थानिक है। आपको हम समझाते हैं कि हाइड्रोजन का समस्थानिक अगर बात करिएगा तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। यहीं से आपको प्रश्न बन जाएगा। एक होता है प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। क्या होता है? तो ट्राइटियम होता है। तो ये बताइए 3 समस्थानिक हो गया हाइड्रोजन का, जिसमें बोला है कि भारी जल का नामकरण के आधार क्या है? तो भारी जल को होता है D2O और इसी को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, बोलते हैं D2O। तो यही बोला है कि प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रोटियम है लेकिन उपयोग करते हैं किसका? तो ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। कौन सा? तो भारी जल का। अगर भारी जल का बात करते हैं तो भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में भी उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भी उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में हम मंदक के रूप में, किसके रूप में? तो मंदक के रूप में भारी जल के साथ साथ हम उपयोग करते हैं किसको? तो ग्रेफाइट को। भारी जल और D2 और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का D2 और ग्रेफाइट का करते हैं मंदक के रूप में। अगर वही हम बात करेंगे कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो नियंत्रक के रूप में हम उपयोग करते हैं बोरॉन और कैडमियम का नियंत्रक में करते हैं। फिर बोलेंगे प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो प्रशीतक के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। दोस्तों जो भी हम फैक्ट लिखवा रहे हैं ना हूबहू क्वेश्चन में सब प्रीवियस में पूछा गया है। ये सब लिख लीजिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? तो D2 और ग्रेफाइट करता है। नियंत्रक कौन करता है? तो बोरॉन और कैडमियम करता है। और प्रशीतक में कौन करता है? तो सोडियम और पोटेशियम करता है। और साथ में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो यूरेनियम करता है। कौन करता है? तो यूरेनियम करता है। जो बोलेंगे वो लिख लीजिएगा। काहे कि सारा फैक्ट लिखना यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम बता देते हैं, 1-2 बार रिपीट भी हम कर देते हैं। वो फैक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर दिखाई भी नहीं देता है, अगर प्रॉब्लम होता है लिखने में, तो जो बोलेंगे वो उस तरीक़ा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य 2019 किसने जीता है? तो राणा दास गुप्ता ने जीता है, राणा दास गुप्ता। ये था जो करेंट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ मेरा लाना इसलिए पर्पस था कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ हमको बताना था। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर का बात करिएगा तो इनको जन्म हुआ था 1861 में, जन्म हुआ था 1861 में, और मृत्यु का बात करिएगा तो इनको मृत्यु हुआ था 1941 में। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में प्रथम और एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो मिला था 1913 में, और मिला था गीतांजलि के लिए। कौन सा पुस्तक था? तो गीतांजलि के लिए इनको मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। तो गीतांजलि के लिए भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु हुआ था 1941 में मृत्यु हुआ था। और कहाँ से थे? तो कोलकाता से बिलोंग करते थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि आरबीआई का अगर हम बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर बोल दिया है। तो अगर आरबीआई का बात करिएगा तो आरबीआई का पहला गवर्नर भारतीय जो था वो सीडी देशमुख थे। कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? भारतीय। लेकिन बात करेगा कि पहला गवर्नर कौन था, तो वो था ओसबीन। कौन थे? ओसबीन स्मिथ था, ओसबीन स्मिथ थे, ओसबीन स्मिथ थे, पहले गवर्नर थे। अगर हम बात करते हैं कि इनका गठन कब हुआ था, तो गठन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण का बात करिएगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1949 में, 1949 में। हम क्या बोले कि आरबीआई का जो पहला गवर्नर था वो था ओसबर्न स्मिथ था, और भारतीय बोलेगा तो सीडी देशमुख थे। इनका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई कौन थे? तो आरबीआई भारतीय गवर्नर हो गए सीडी देशमुख। ये सेशन दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही प्रश्न पूछा गया था, और इसमें बताते हैं कि कुछ करंट 7-8 करंट जो पूछ लिया जा रहा है वो हम यहाँ लेके नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो खींचा जाएगा, इसलिए उस प्रश्न को छोड़ते हैं। उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8 से 10 कभी जाता क्रॉस करता है, जो करेंट अफेयर और स्टैटिक का जोड़ के लेके आता है। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए या करेंट पढ़ने के लिए हम अपना मॉर्निंग में 7 बजे हम मंथली करेंट अफेयर्स स्पीडी का चला रहे हैं। उसी तरीका से हम उसको पर डे लाते हैं, और संडे को स्पेशल 50 क्वेश्चन रखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो अगले संडे को होगा। और इस सेशन को देखने के लिए और पसंद आता है, इस सेशन को देखने में अगर फायदेमंद हो रहा है तो इस सेशन में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय दें, और इसी तरीका से आगे भी वीडियो आते रहेगा कंटिन्यू। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।